हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 4 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 4 देख लें। तो वेव किस तरह से क्रिएट होता है? ऐसे तो बहुत तरह का वेव होता है, वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव। ये होता किस तरह का है? तो आप पौंड देखे हैं, पौंड जिसमें कि पानी शांत रहता है, उसमें आप एक पत्थर फेंकिए, तो पत्थर फेंकिएगा तो इस तरह से पानी जो है ट्रेवल करता है, वो वेव क्रिएट हो जाता है। उसी टाइप से जो भी रहता है उसको वेव बोलते हैं। वो वाटर वेव्स होगा, सिमिलरली लाइट वेव्स होता है, साउंड वेव्स होता है। तो इस टाइप का वेव होता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे वेव का क्या क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ और बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सिमिलर पॉइंट। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, ये जो सबसे अपर पॉइंट होता है वेव का, ये क्रेस्ट कहलाता है, और सबसे लोअर पॉइंट जो है ये ट्रफ कहलाता है। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ कहलाता है। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। या फिर टू सिमिलर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सिमिलर है। ये वाला और ये वाला सिमिलर नहीं है। देखिए, एक में सिमिलर नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये दोनों सिमिलर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिमिलर पॉइंट है, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। ये वाला पॉइंट और इसके सामने ये वाला पॉइंट, ये दोनों सिमिलर पॉइंट कहलाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वेवलेंथ के इक्वल होगा डिस्टेंस। सिमिलरली इसी तरह से किसी भी दो कंजिक्यूटिव पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब इसका एसआई यूनिट, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वही एसआई यूनिट होगा वेवलेंथ का भी। तो एसआई यूनिट होगा मीटर। 1 वेव इक्वल टू 1 लेमडा। तो अगर एक वेव है तो इस तरह से कंप्लीट एक वेव रहेगा, तो 1 वेव इक्वल टू 1 लेमडा। सिमिलरली अगर दो वेव है तो 2 वेव इक्वल टू 2 लेमडा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव, तो वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वेलोसिटी क्या होता है? जैसे आप एक कार चला रहे हैं रोड पे, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वही तो वेलोसिटी कहलाता है। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कार जो है 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यही वेव का वेलोसिटी कहलाता है। जैसे लाइट वेव जो है इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, मतलब एक सेकेंड में लाइट रे जो है वो 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है, इसलिए लाइट वेव का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ वेव, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड होता है कि एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है किसी भी वेव को, यही टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकन बाय वेव टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ लेमडा। तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेमडा और वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा वेवलेंथ अपॉन v, मतलब वेलोसिटी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f, ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग थ्रू ए पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो किसी एक पॉइंट को कितना बार एक वेव क्रॉस करता है तो वो जो है फ्रीक्वेंसी कहलाता है उस वेव का। ये देखिए, मान लीजिए इस वेव का वेलोसिटी v है, ठीक है, और इसका वेवलेंथ है लेमडा। तो एक वेव, एक पूरा वेव साइकिल जो है, ये पूरा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ
दोनों को मिला के ये 1 वेव होगा। तो v मीटर पर सेकेंड अगर इसका वेलोसिटी है तो 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल करेगा, तो ये वेव जो है v मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि v जो है वो लेमडा मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में लेमडा मीटर ये वेव ट्रेवल करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो था यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। लेमडा मीटर वेव ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, तो इस पॉइंट को 1 सेकेंड में कितना वेव क्रॉस किया, 1 वेव क्रॉस किया, तो फ्रीक्वेंसी होगा 1 वेव साइकिल पर सेकेंड, या फिर 1 साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को 1 साइकिल पर सेकेंड। सिमिलरली अगर वेलोसिटी 2 लैम्डा मीटर पर सेकेंड है, मतलब इससे ये जो है 2 लैम्डा मीटर ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड में, तो 2 वेव इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। ये तो यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा ना, ये वाला वेव जो है इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला वेव यहाँ आ जाएगा आपका। तो इस पॉइंट को कितना वेव क्रॉस किया, एक तो ये वाला, दूसरा इसके बाद जो एक वेव है, ये वाला वेव आपका ये वाला होगा, तो 2 वेव क्रॉस किया। तो अगर वेलोसिटी 2 लैम्डा मीटर पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी होगा 2 साइकिल पर सेकेंड, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट को 2 वेव साइकिल 1 सेकेंड में क्रॉस किया, यही वेव साइकिल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है v अपॉन लेमडा। वेलोसिटी अगर 2 लेमडा है तो 2 वेव इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो 2 लेमडा अपॉन 2, फ्रीक्वेंसी 2 होना चाहिए। सिमिलरली वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स लेमडा है, मतलब ये जो वेव है ये 3 लेमडा मीटर ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 1 सेकेंड के अंदर। वेलोसिटी वही ना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये 3 लेमडा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब यहाँ से 3 वेव क्रॉस कर जाएगा। ये जो है 3 वेव आगे चला जाएगा, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, एक और वेव। ये आपका ये जो थर्ड वेव है ये आपका ये वाला वेव है, फर्स्ट वाला, मतलब ये वेव यहाँ चला गया, तो उसके बाद दूसरा ये वेव भी क्रॉस कर गया इस पॉइंट को, सिमिलरली तीसरा वेव भी क्रॉस कर गया, तो टोटल 3 वेव क्रॉस किया। तो फ्रीक्वेंसी होगा 3 साइकिल पर सेकेंड, या इसी को 3 हर्ज भी बोलते हैं। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड बोलिए, या फिर SI यूनिट इसका हर्ज होता है, हर्ज या साइकिल पर सेकेंड दोनों एक ही चीज है। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ज होगा, और इसका फॉर्मूला होता है v बाई लेमडा। v बाई लेमडा बोलिए या 1 अपॉन टाइम पीरियड बोलिए, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू लेमडा अपॉन v होता है, तो इसका रिवर्स फ्रीक्वेंसी होता है, तो v इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से आप वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू एफ लेमडा। और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना भी लाइट वेव से, मतलब लाइट रे जो है ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट रे में आपका जो विजिबल लाइट रे है और जो इनविजिबल होता है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, ये सब इनविजिबल रहता है, लेकिन लाइट रे रहता है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल होता है। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो c होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा c अपॉन लेमडा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, c बाय लेमडा। वेवलेंथ जो है हर एक लाइट वेव्स का डिफरेंट होता है, जैसे विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी का वेवलेंथ अलग अलग होता है। 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक विबजियोर का वेवलेंथ होता है, या फिर इसको आप 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर बोल सकते हैं। इसके बाद आता है वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी को एफ या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर को म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो वेव नंबर होता है कि 1 मीटर लेंथ में टोटल कितना नंबर ऑफ वेव्स है, यही आपका वेव नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि वेवलेंथ लेमडा जो है ये है 1/3 मीटर, ठीक है, तो 1/3 मीटर में एक वेव होगा, तो 1 मीटर में कितना वेव होगा, 1 मीटर में
3 वेव हो जाएगा। 1/3 मीटर में एक वेव, फिर 1/3 मीटर में दूसरा वेव, फिर 1/3 मीटर में तीसरा वेव। तो पर यूनिट लेंथ कितना वेव लेंथ होगा, तो ये हो जाएगा 1/λ। लेमडा का जितना वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल उतना वेव होगा 1 मीटर लेंथ में। जैसे वेव लेंथ इक्वल टू मान लीजिए कि 0.2 मीटर है, तो टोटल कितना वेव होगा, टोटल 5 वेव होगा। 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.22 मीटर पे एक एक वेव होगा। टोटल 1 मीटर लेंथ में 5 वेव्स होगा, मतलब 1/0.2 5। तो इसका फॉर्मूला होता है वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। वेव लेंथ अगर पता है तो आप वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट होगा मीटर इनवर्स। लेमडा जो है डिनोमिनेटर में चला गया और लेमडा का यूनिट होता है मीटर, तो 1/मीटर ही तो यूनिट होगा, तो 1/मीटर बोलिए या फिर इसी को मीटर की पावर -1, यही तो मीटर इनवर्स कहलाता है। -1 पावर है तो ये इनवर्स हो जाता है। इनवर्स वगैरह के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा मैथ में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यहाँ से आपको इनवर्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा क्या होता है इनवर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी तक तो हम देखे थे कि लाइट वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है, लेकिन एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज जनरेटेड थ्रू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में तो आप फिजिक्स में ही पढ़िएगा क्लास 12th में। अभी बस देख लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ट्रेवलिंग डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में तो वेव ट्रेवल कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट है। 3 डायमेंशन, अभी तक आप लोग जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़े थे, एक्स वाई, तो ये 2 डायमेंशनल रहता है, मतलब एक ही प्लेन में है। जैसे एक्स वाई को आप एक्स को मान सकते हैं लेफ्ट राइट जो है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन ये आपका एक्स एक्सिस और ऊपर नीचे ये वाई एक्सिस, लेकिन आगे पीछे भी तो होगा। आप सोच के देखिए, आपके लेफ्ट राइट एक डायरेक्शन हो गया, ऊपर नीचे दूसरा डायरेक्शन, आगे पीछे ये तीसरा डायरेक्शन होगा ना 3 डायमेंशन में। तो ये जो जेड डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आगे पीछे वाला डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन में ये ब्लू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑसिलेट कर रहा है। ये यहां से देखिए, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये रेड वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ब्लू वाला इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और दो क्रेस्ट के बीच में वेवलेंथ डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाएगा लैम्डा। दो ट्रफ के बीच में भी ये 2 क्रेस्ट हो गया तो ये 2 ट्रफ हो जाएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट ट्रफ कहलाएगा। तो 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। और इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है और ऑक्सीलेट कर रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। जैसे आपका लाइट वेव जितना भी है सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। इसके बाद जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, मतलब टोटल जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन सभी को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सभी को हमको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करना है, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ
किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ रहता है कॉस्मिक रेज का, उसके बाद रहता है गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे, उसके बाद फिर विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। विबजियोर में वायलेट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉन और रेड का होता है 8000 एंगस्ट्रॉन। बाकी ये सब 4000 से ज्यादा और 8000 से कम होता है, मतलब विबजियोर जो है इसी रेंज में रहता है विबजियोर का वेवलेंथ। इसके बाद ये जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें से सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये विजिबल रीजन में आता है, मतलब आप इस सभी को नेकेड आई से देख सकते हैं, बाकी सब इनविजिबल रहता है, मतलब आप डायरेक्ट आई से इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते, ना तो कॉस्मिक रे को, ना गामा रे को, ना एक्स रे को, ना अल्ट्रा वायलेट रेज, ना इंफ्रारेड, ना माइक्रोवेव, ना रेडियो वेव। और ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो इसका उल्टा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा एनर्जी। तो इन सभी में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो सबसे हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है कॉस्मिक रेज, उसके बाद आता है आपका गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर विबजियोर, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो। विबजियोर में वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी ज्यादा होगा, उसके बाद इंडिगो का एनर्जी होगा, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सभी में सबसे हाई एनर्जी वायलेट का होता है और सबसे कम एनर्जी रेड वाले लाइट रे का होता है। तो आपको ये ऑर्डर याद करना है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। तो हाँ, अगर याद कर लें तो ज्यादा सही रहेगा, कहीं कहीं इसका यूज आ जाएगा एग्जाम वगैरह में, तो याद अगर रहे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो काम तो चल ही जाएगा। ऐसे याद करने का एक तरीका हम लोग बता देते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इसको अरेंज कर लीजिए, रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद फिर इंफ्रा, माइक्रो के बाद इंफ्रा, उसके बाद विबजियोर में उल्टा लिखिए, एनर्जी के केस में वायलेट का सबसे ज्यादा होता है, VIBGYOR, मतलब रेड का कम होता है, सबसे कम एनर्जी होता है और सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट का। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद कॉस्मिक रेज। तो देखिए आपको ये तो पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट रे का एनर्जी ज्यादा होता है विबजियोर से, या सोच सकते हैं सनलाइट से आता है तो अल्ट्रा वायलेट थोड़ा डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होता है। और जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिएगा क्लास 12 में फिजिक्स में, तो वहां पे देखिएगा एक्स रे और गामा रेज में एक्स रे से ज्यादा होता है गामा रे, और इन दोनों का बहुत ही हाई एनर्जी होता है, अल्ट्रा वायलेट वगैरह से बहुत ज्यादा एनर्जी होता है एक्स रे और गामा रे का, तो अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा हो जाएगा एक्स रे और गामा रे, और कॉस्मिक रेज एक बचा ही है। तो ये तो याद रख लीजिए कॉस्मिक रेज सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रेज का, उसके बाद ही गामा रे और एक्स रे आएगा, गामा रे एक्स रे से भी ज्यादा होता है, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, और रेडियो वेव सबसे कम होता है। ये जो रेडियो सिग्नल, अब तो रेडियो बंद हो गया, पहले जो रेडियो पे सिग्नल भेजा जाता था जिससे आप लोग क्रिकेट वगैरह का लाइव स्कोर रेडियो पे आता था, वो रेडियो सिग्नल के द्वारा ही भेजा जाता था, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडियो वेव। उसके बाद माइक्रोवेव और इंफ्रारेड एक रहता है, तो रेडियो से ज्यादा माइक्रो होता है और इससे ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड का होता है। उसके बाद विजिबल रीजन आ जाता है। तो हमको तो इस तरह से याद हो गया था, आप भी इसी तरह से चाहें तो सोच सोच के याद रख सकते हैं, या कोई बेटर ट्रिक अगर आपके पास हो तो उससे याद रख सकते हैं। सिंपल ध्यान रखिए कि सबसे कम जो है रेडियो वेव है और सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज है, बीच में विबजियोर, इसको उल्टा लिखना है VIBGYOR। विबजियोर और रेडियो के बीच में दो है, माइक्रो और इंफ्रारेड। माइक्रो सबसे कम, इंफ्रा जो है विबजियोर से जस्ट बाद आता है, मतलब विबजियोर से थोड़ा सा कम एनर्जी होता है इंफ्रा का, माइक्रो का इंफ्रा से भी कम होता है। और विबजियोर और कॉस्मिक के बीच में तीन आता है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे।
एक्सरे और गामा रे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा फाइनली जब आप आईआईटी का एग्जाम देने जाएंगे तो, क्योंकि क्लास 12 में आप डिटेल में एक्सरे और गामा रे के बारे में पढ़िएगा, तो ये पता रहेगा कि एक्सरे से ज्यादा एनर्जी होता है गामा रे का, लेकिन हाईएस्ट गामा रे भी नहीं होता है, इससे भी हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कॉस्मिक रे। और अल्ट्रा वायलेट रे भी से ज्यादा एनर्जी होता है, एक्स रे और गामा रे से कम होता है। तो आप इस तरह से सोच सोच के याद रख सकते हैं, और 2-4 बार देखिएगा इसको तो याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।